लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बजट के जो प्रोविजन है उन पे चर्चा की। कितने बच्चे थे लास्ट टाइम पे क्लास में? इकोनॉमिक्स की क्लास में बस ये बड़ी समस्या है कि ये क्लास में होते ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने बजट के दो पक्ष रखे थे। एक बजट का पक्ष होता है प्राप्तियों का पक्ष, और दूसरा कौन सा पक्ष होता है? व्यय का। ठीक है, कोई भी बजट बनता है। अभी हम थ्योरेटिकल बेसिस से बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बजट ऑफ एनी इकोनॉमी, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड एंड थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बजट। बजट का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो बजट दो साइड्स होती है। एक साइड पे मैंने लिखा है प्राप्तियां, जिसको रिसीट्स बोलते हैं, और दूसरी साइड में मैंने लिखा है एक्सपेंडिचर या व्यय, जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी प्राप्य है और आपके जो एक्सपेंडिचर है, दोनों ही फर्दर दो भाग में डिवाइड होते हैं। एक भाग राजस्व और दूसरा पूंजी। एक्सपेंडिचर आपका सेम उसी मैनर में होगा। एक आपका राजस्व खर्च होता है, वो दूसरा होता है आपका पूंजी। कोई बच्चे हैं जो बताएगा? दूसरी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि राजस्व और पूंजीगत में क्या डिफरेंस है। क्योंकि पूंजीगत ओवर लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो रिसिप्ट तो भी शॉर्ट टर्म है। रिसिप्ट तो दोनों तरफ भी है, तो रिसिप्ट में राजस्व भी है, पूंजीगत भी है। एक डिफरेंस तो ये है कि जब हम इस्तेमाल करते हैं राजस्व शब्द का या रिवेन्यू, रिवेन्यू रिसिप्ट या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन, शॉर्ट अवधि को। दूसरी बात ये है कि जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, वो भी रिसिप्ट है जो सरकार पे कोई देयता, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती। देखो, मेरे पास दो तरीके से पैसा आ सकता है। एक, मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी आती है, मेरे अकाउंट में तो पैसा आ गई। अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपये, महीने की किसी ड्यू डेट पे मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये जाए। दूसरा ये है कि आप इसमें मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दो, तो दोनों ही केस में मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये है, लेकिन क्या दोनों सिमिलर केस है? दोनों में क्या डिफरेंस देखो। सैलरी है तो और किसी में डालनी है इस तरह, वो तो हो गया। हो सकता है अगले बार अगली बार को हो सकता है मेरा टर्मिनेशन हो जाए, कुछ हो जाए, मेरे सैलरी कट हो जाए, कुछ और डिफरेंस आपको नजर आता है? इन दोनों केसेस में मैंने इसमें बताया कि मेरे अकाउंट में कपिल ने पैसे डाल दिए, एक मेरी सैलरी आ रही है। दोनों केस में क्या डिफरेंस देखते हो? वेरी गुड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सैलरी है वो मेरी अर्निंग है, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं देना है। जो सैलरी मेरे अकाउंट में आया है, दिस इज नॉट इम्पोर्टिंग एनी लायबिलिटी ओनली। ये मेरे पे किसी प्रकार की देयता, लायबिलिटी जो है सिद्ध नहीं करेगा। लेकिन जो पैसे अभी ने मेरे अकाउंट में डाल दिए हैं, 10,000 रुपीज की रिसिप्ट तो है, लेकिन वो रिसिप्ट कैसी है? उसकी प्राथमिक देनदारी बन गई, एक लायबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है, तो वही डिफरेंस आपको यहाँ देखना है। जब आप राजस्व की बात करते हो, राजस्व प्राप्तियों की बात करते हो, रिवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करते हो, तो उसमें वे रिसिप्ट्स आते हैं जिन रिसिप्ट से बदले में आपको कुछ देना नहीं है। ठीक है, जैसे सरकार, यहाँ आपको का मतलब है सरकार। बजट क्या है? बजट सरकार की आय और खर्च का जो है एक अनुमान है। ठीक है, सरकार कर लगाती है, कर से सरकार के पास में पैसा पहुंचता है, उसके बदले में सरकार को भी देना पड़ता है? कुछ नहीं देना पड़ता है। मेरे पे का टैक्स लगा है,
तो टैक्स में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो का मतलब ये होता है कि मैं आपका कुछ कर रहा हूँ तो आप भी मेरा कुछ करोगे। ठीक है, तो टैक्स में क्विड प्रो क्वो नहीं होता है। सर लिख देना है वाले टर्म सर और कर लेंगे। तो सर ये ना इंग्लिश में अभी बता देना सर, ये वाले इंग्लिश में बता देना। अभी ये जब लिखो जब टैक्स पे आऊंगा, टैक्स पे नहीं जा रहा हूँ Yes. क्योंकि टैक्स को मुझे अलग से बनाना पड़ेगा इस बार। ठीक है, तो टैक्स में क्या है कि टैक्स मेरे पे लग गया तो इसके बदले में मैं सरकार से कोई चीज क्लेम नहीं कर सकता कि आपने मेरे से 50,000 रुपए के हिसाब से आप मुझे सेकंड टैक्स सर्टिफिकेट कर। तो जितनी भी ऐसी रिसिप्ट है जिसमें सरकार पे कोई देय का सिद्ध नहीं हो रही है, वो सारी की सारी राजस्व प्राप्ति में चली जाएगी। इसमें भी जो प्राप्ति है दो प्रकार की है, एक कर और दूसरी गैर कर। और कर भी है आपने दो प्रकार के बताए थे, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। वो किसको बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट वो टैक्सेस होते हैं जो जिस पर लगते हैं वही उसका भाग रहकर। एक वर्ड होता है टैक्स में, मैं आपको थोड़ी बात बताऊं, एक वर्ड होता है इम्पैक्ट और एक होता है इंसिडेंस। ठीक है, तो टैक्स का इम्पैक्ट क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है, एक को बोलते हैं करापात, तो दूसरे को बोलते हैं करापात। ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब ये है जो प्राइमरी मेंबर टैक्स कलेक्टिंग बॉडी के साथ में डील कर रहा है उसे उसका इम्पैक्ट माना जाएगा। जैसे आप सरकार के एजेंट हो और मुझे मैं एक प्रोड्यूसर के रूप पे या एक अर्नर के रूप में अगर आपको टैक्स देता हूँ, तो मेरे पे अगर मैं फर्म हूँ, मैं तो आपको टैक्स लगा, मैंने आपको टैक्स दे दिया, तो मैं वो प्राइम मेंबर होगा जो आपसे टैक्स डील करूंगा, टैक्स मैं दूंगा आपको। लेकिन मैंने जो प्रोडक्ट पे टैक्स लगाया है मैं उसको फर्दर शिफ्ट कर दूंगा किसपे, नेक्स्ट जो भी बॉडी हो जो मेरे से उसको लेके जाएगा। हो सकता है कि मैं वेयर हाउस में हो गए आपसे फिर जाएंगे मेरे बारे में जाएंगे फिर कस्टमर के पास आएगा। तो वो टैक्स जैसे जैसे अलग अलग ईयर्स जाएगा वो टैक्स शिफ्ट होकर चल जाता है एंड इट विल बी बोर्न बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो एंड कंज्यूमर होगा उसके द्वारा करेगा। पेस्ट शिबा का कंपनी में लगा टैक्स, ये वो करेगी, देखो देगा कौन, मैं आप सब मिलकर देंगे जो पेस्ट करते हो। तो ये सारे टैक्स जिसमें करापात अलग होता है, इंसिडेंस अलग होता है। इंसिडेंस का मतलब ये है कि जो भुगतने वाला जिसकी जेब से गया है, ठीक है, कंपनी के हाथ से गया, जेब से नहीं गया, समझ लो ना, जेब से तो हमारी तो आपको चला गया, कंपनी को कौन से मार देता। तो कंपनी डायरेक्ट टैक्स में जो फर्म थी उस पर इम्पैक्ट था, इंसिडेंट किस पे था, कस्टमर्स पे था। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स के केसेस होते हैं उनमें क्या होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंट्स दोनों एक ही बॉडी पर होंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आया, डायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स will be more by a सिंगल। डायरेक्ट में दोनों एक ही के द्वारा भुगते जाएंगे और इनडायरेक्ट में दोनों अलग अलग। सबसे बड़ा जो डिफरेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही है कि एक में इम्पैक्ट और इंसिडेंट्स सेम पे होंगे और एक में अलग अलग। ठीक है, तो टैक्स से जो आपकी इनकम होती है, बजट में जो प्राप्ति है
उसमें मैंने बताया आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन कौन से टैक्स आते हैं जो अर्निंग और प्रॉफिट पर लगते हैं, कंपनी फार्म के प्रॉफिट्स होते हैं, ऐसे हम लोगों की इनकम होती है। इनकम और प्रॉफिट्स पे जो टैक्स लगते हैं हमें डायरेक्ट टैक्स में होते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स कैसा हुआ? कॉर्पोरेशन टैक्स समझ लो, निगम कर किस पे लगता है? निगम कर। कॉर्पोरेशन बोलते हैं कंपनी को, ठीक है, कंपनियों को जो टैक्स लगता है उसको जो है कॉर्पोरेशन टैक्स बोला जाता है। वो कंपनी के प्रॉफिट में लगता है, वो कंपनी की अर्निंग है। ठीक है, ऐसे जो इंडिविजुअल्स है, हम लोग है, हम लोग इनकम पे लगता है, तो दोनों टैक्स का मेथड तो एक ही है, लेकिन क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड बॉडी है, वो इंडिविजुअल से अलग है, तो उनके टैक्स को अलग नाम है। नहीं तो दोनों का सेम है, दोनों डायरेक्ट टैक्स है, वो तो प्रॉफिट पे लग रहा है, जो हमारी इनकम पे लग रहा है। इसके अलावा वेल्थ टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है। ठीक है, आपने देखिए कि टैक्स लगेगा, एक्सपेंसिव गिफ्ट है, तो वो जो टैक्स होगा, एक टैक्स वो डायरेक्ट में आएगा, क्योंकि अगर वो मुझे मिला है तो उसे पे भी मैं ही करूंगा, लगा भी मैं। इसमें इंसिडेंट और इम्पैक्ट दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो ये तो टैक्सेज है डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में कौन कौन से टैक्सेज आते हैं? मुख्य रूप से तीन टैक्स, पहले बहुत सारे टैक्सेस डिवाइड करते थे, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो है जो कि तीन टैक्स डिवाइड कर रहे हैं। एक टैक्स तो आपको पता है कौन सा टैक्स सबसे ज्यादा सुना है आपने? आगे जीएसटी टैक्स सुन, ठीक है, क्या कौन बोलना चाहिए? स्पोर्ट्स एंड, ठीक है, दूसरा एक्साइज ड्यूटी, और तीसरा पहले जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी हर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ड्यूटी, उसका बहुत बड़ा स्टेट था, मतलब स्टेट था, वो जीएसटी कवर कर रहा था। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें जीएसटी ना रख के अभी भी एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, जैसे पेट्रोलियम जो कंपनी है उनके जो टैक्स लग रहा है वो एक्साइज के नाम से लग रहा है, जीएसटी के नाम से नहीं लग रहा है। जो लिक्वर होता है वो का मतलब जो आपने जो शराब जो सब्जी की अल्कोहल की करते हैं, ये सारा लिक्वर जो लगता है वो एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी इसको हिंदी में बोलते हैं आबकारी। तो आबकारी विभाग जो है इसको इन्वॉल्व करता है पेट्रोलियम के भी, लिक्वर के भी, और कुछ ऐसे केसेस है। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी से अलग दो जीएसटी बताया मैंने, एक्साइज ड्यूटी बता। तीसरा क्या होता है? कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी कौन सी होती है? या कस्टम टैक्स, कोई बच्चा बताएगा? वेरी गुड, ठीक है, जब यहाँ से कोई सामान बाहर जाता है और बाहर से यहाँ कोई सामान आता है, उस आवाजाही से एक टैक्स लगता है, सीमा शुल्क, यानी सीमा ऑर्डर क्रॉस करना है तो टैक्स होता है। टोल टैक्स जारी भी होता है। तो टैक्स का जो मतलब होता है, टोल निर्धारित रहता है जिसको यहाँ तक टोल मान रहे हैं। ठीक है, वो तो यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, बागरेडी में लग रहा है, यहाँ घोड़ाला में लग जाता है, इधर लग जाएगा सुकमरपुर। ये दूसरा केस हो गया। मैं बता रहा हूँ कि बॉर्डर के जब प्रोडक्ट्स, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आयात और निर्यात होता है बेसिकली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बॉर्डर क्रॉस करते हैं किसी भी कंट्री का, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको सीमा शुल्क बोला जाता है, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो कौन कौन से टैक्स हो गए करेक्ट में? जीएसटी, एक्साइज और कस्टम। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी प्राप्तियां? कर प्राप्तियां। मैंने क्या बताया? प्राप्तियों में दो प्राप्तियां होगी, एक राजस्व प्राप्ति और दूसरी पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति हमने अभी साइड कर दी, फिलहाल हम बात किसकी करें? राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति अभी आगे चल के दो भागों में विभाजित कर दी, एक कर प्राप्तियां और दूसरी गैर कर प्राप्तियां। कर प्राप्तियों को हमने दो भागों में विभाजित किया है, कौन कौन से? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष में कौन कौन से प्रकार के हैं? इनकम टैक्स आ गया, कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया, वेल्थ टैक्स आ गया, गिफ्ट टैक्स आ गया। और अप्रत्यक्ष में कौन कौन से आ गए? जीएसटी आ गया, एक्साइज आ गया और कस्टम आ गया। या समझिए जीएसटी किसमें लगता है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज में लगता है। ठीक है, इसी में जो स्लैब हट गई, जैसे पेट्रोलियम हो गया, लिक्विड हो गया, मैंने बताया, उनमें भी है
एक्साइज ड्यूटी लग रही है, और जो सामान बाहर जा रहा है, बाहर से आ रहा है, उसको ड्यूटी लगती है, वो यूपीसी में उसके नाम से जाने जाते हैं। तो तीसरी जो स्कोर है इनकम टैक्स की हो गया आपका कस्टम टैक्स, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं गैर कर प्राप्त। तो जो टैक्स नहीं है उससे अलग जितनी भी प्राप्तियां सरकार को होती है वो सारी की सारी है गैर कर प्राप्तियां कहलाती है। और यहाँ कौन सी प्राप्ति की बात कर रही है अभी, सिर्फ राजस्व प्राप्ति, यानी जो शोर्ट रन के लिए। तो इन प्राप्ति में क्या क्या होता है, चालान हो गया, ठीक है, आप जा रहे हैं हेलमेट नहीं है, 5,000 इसमें जाएगा, गवर्नमेंट में जाएगा, ठीक है। पेनल्टी लग गई, फुल फीस आप पुलिस में जमा करते हो, कहीं और जमा करते हो, मेडिकल हॉस्पिटल गए आप सरकारी अस्पताल में, वहां पैसा जमा करते हो फीस का, इधर से फिर कॉलेज में जमा करते हो, तो फीस से शुल्क से जो पैसा कटता हो जाता है। एक पीएसयू जो होती है, पीएसयू मैंने आपको समझाया था अपनी, पीएसयू का जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, तो गवर्नमेंट में जाएगा। तो ये जो है गैर करता, पीएसयू तो समझते हो ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनको पीएसयू बोला जाता है। जैसे व्हील हो गया, सेल हो गया, जेल हो गया, ओएनजीसी हो गया। ये मैं इतनी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो कुछ भी का थोड़ा लेक्चर दे चुका हूँ लगभग, पर आज सारे के सारे थे जो भी नहीं थे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो सारी की सारी क्या बोली जाती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयू। उनके प्रोग्रेसिव एक्ट में जाएंगे गैर कर प्राप्ति। ठीक है, मैंने बताया था कि ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है इनमें जो बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जितना बड़ा साइज है, जो इंडिया के कॉमर्शियल सेक्टर को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, इसकी डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उनको नवरत्न और महारत्न कंपनियों में कैटेगराइज किया गया है। तो कुछ कंपनीज को नवरत्न कंपनीज का दर्जा दिया गया है और कुछ कंपनीज को महारत्न कंपनीज का दर्जा दिया गया है। कितनी कितनी कंपनी है दोनों, ठीक है। पहले ही 13 थी कि 12 थी, अभी लेकिन मैंने बताया कि रिसेंटली एक कंपनी का नाम इसमें ऐड किया गया है, तो ये भी 13 हो गई। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि नवरत्न कंपनी कितनी है, महारत्न कंपनी कितनी है, तो दोनों का आंसर कितना है, 13। जो सबसे लास्ट में कंपनी जोड़ी गई है और कंपनी की क्या नाम था उसका, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये सवाल गया था कि सबसे लास्ट कौन सी कंपनी इसमें ऐड की गई, तो कोल इंडिया लिमिटेड वाज द लास्ट कंपनी टू ऐड इन द कैटेगरी ऑफ महारत्न कंपनी। एक हो गया कि सरकार प्राइवेट फंड्स में कंपनी में शेयर खरीदती है। कई बार ये जो कंपनी है सरकारी कंपनी का दर्जा उसको मिलता है जिसकी अंश सूची में कम से कम 51% किसके पास हो, सरकार के पास। ठीक है, कंपनी में जो डिसीजन ले जाते हैं उसमें शेयर होल्डर्स बड़ी वैल्यू, जैसे आपके शासनात्मक कार्य होते हैं उसको वोट की वैल्यू है, उसी प्रकार से कंपनी के शेयर होल्डर के वोट की वैल्यू। तो अगर कंपनी के 51% शेयर किसी के पास है तो डिसीजन मेकर कौन होगा उनका, वही व्यक्ति होगा जिसके पास में मेजोरिटी स्टेक और शेयर है। शेयर का सबसे बड़ा स्टेक अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी, और अगर प्राइवेट सेक्टर के पास है तो प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो कई बार तो ये होता है कि गवर्नमेंट 10% या उससे ज्यादा इक्विटी होल्ड करती है, ये कंपनी हो गई कौन, मैंने बताया क्या, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। लेकिन अगर किसी कंपनी में सरकार ने अपने अंश जैसे तो इन्वेस्ट करता है, शेयर करता है, तो शेयर सरकार के पास होता है, सरकार उसको इन्वेस्ट करती है, तो सरकार उसको प्राइवेट सेक्टर की जो फंड है उन्होंने कर लिया, शेयर खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। तो ऐसे शेयर्स पे जो डिविडेंड जा रहा है उनके पास,
या पूंजी, उसकी जो पूंजी लगी है उससे जो डिविडेंड जा रहा है वो सारा का सारा किसमें आएगा, गैर कर प्राप्ति में आएगा। तो ये कुछ गैर कर प्राप्त क्या है, कर प्राप्त मैंने आपको बता दिया टैक्स से पैसा आता है, और गैर कर जो टैक्स से अलग वाला पैसा है शोर धन में इनके सरकार को मिल जाता है, यानी कि विदिन 1 ईयर सरकार पे टैक्स है 7 के 7 के अंदर देना है आपको, ठीक है, फीस है, शुल्क है, पेनल्टी है, ये सारी चीजें ऐसी है जो आपको विदिन 1 ईयर ही पे करना है सरकार को। ये सरकार की जो रिसिप्ट होती है तो विदिन 1 ईयर जिनका लेकर जो होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। इन रिसिप्ट के अलावा कुछ रिसिप्ट होती है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट में मैं बता दूं, जब मैं आपको बजट का पूर्वाधिकरण करके बताऊंगा, 1 रुपया भारत का कहाँ तो जाता है और कहाँ से वो आता है। 1 रुपया आने का मतलब क्या है कि बजट में 1 रुपये का कितना ऐसा कहाँ से आ रहा है, कितने पैसे आपके टैक्स से आ रहे हैं, कितने पैसे आपके नॉन टैक्स से आ रहे हैं, कितने पैसे आपके कैपिटल रिसिप्ट से आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो पैसा आता है रिसिप्ट, वो पैसे लोन और एडवांस और ग्रांट जो हम जो बोरोइंग्स इकट्ठा करते हैं, सरकार जो बोरोइंग्स होते हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि हम उधार ज्यादा ले रहे हैं, ऋण ज्यादा लिया हुआ है, इसी वजह से सरकार का जो व्यय है, ये तो मैंने रिसिप्ट की बात करूँ, लेकिन क्योंकि हमारी जो रिसिप्ट है कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा है कि हम उनको रेगुलर बेसिस पे रेज कर रहे हैं, तो उसमें है सरकार का वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसके बढ़ने की वजह से माउंटिंग प्रेशर क्रिएट होता है सरकार को, क्योंकि जो आप लोन ले रहे हैं उसके बदले में आपको क्या देना है, ब्याज देंगे, ठीक है। ब्याज कहाँ से दिया जाएगा, आपके बजट से हो जाएगा। तो सरकार की सबसे बड़ी मद है खर्च की, सबसे बड़ा जो खर्च है वो है ब्याज। तो दोनों ही साइड में जो टोल एंड रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है, बोरिंग ही कर रही है, इधर तो रिसिप्ट में कर रही है तो सबसे बड़ी बोरिंग कर, और दूसरी तरफ क्योंकि बोरिंग हो ज्यादा हो गया है तो उनको ब्याज भी हर साल है 20% हम जो है 1 रुपये का अपने हिस्से करते, तो 20 पैसे से क्वेश्चन कितने दे रहे हैं, ब्याज में, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट में वे रिसिप्ट आती है जो पहली बात तो ये समझ के चलना है सरकार की लायबिलिटी की डेट है, लायबिलिटी का मतलब तो समझ हो ना, देयता, मैंने आपको पैसे दे दिए तो आपके लायबिलिटी की डेट है, ठीक है। आपके वो भी खर्च के लिए घर से पैसे मिल रहे हैं वो आपकी देय करनी है। आपको अगर कहीं किसी फर्म में आप काम कर रहे हो, आपको वहां से 15-20 हजार मिल रहे हैं तो वो आपकी देय का नहीं होगी, देय का क्या होगी आपका इतिहास में से। लेकिन ये बेनिफिट्स है उसमें आपके ऊपर कोई देयता सिद्ध नहीं होती है, लेकिन जो आप बात करेंगे पूंजीगत प्राप्त होती है कैपिटल रिसिप्ट की, तो जैसे आप पैसा उठाएंगे आपके ऊपर एक बार अमाउंट के साथ में या उससे भी ज्यादा है लायबिलिटी क्रिएट की जाती है। उससे ज्यादा क्यों, आपने 50 लाख रुपए लिए हैं, 50 लाख तो दोगे ही दोगे, उसके साथ में यह 10-20 लाख रुपए से ब्याज पेमेंट होगी किस नेक्स्ट ईयर में पे करोगे तो इसमें आपको लायबिलिटी जो सिंपल अमाउंट आपने दिया हुआ है उतना आपके ज्यादा आप ले सकते हो, क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये इसलिए बढ़ती है क्योंकि सरकार को अपने एक्सपेंडिचर मोटा करनी है, ठीक है। तो कैपिटल एसेट्स में कौन कौन चीजें आती, सरकार की बोरोइंग्स में भी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। जो एक्सपेंडिचर है सरकार का वो भी दो पार्ट्स में हम देश को पढ़ते हैं। अभी तक हमने रिसिप्ट पढ़ा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में मैंने बताया दो साइड्स होती है, एक रिवेन्यू और दूसरी कैपिटल। ऐसे जब एक्सपेंडिचर होगा तो एक्सपेंडिचर भी दो हिस्सों में देखा जाएगा, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं वेयर बजट का, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट में दो प्रकार के एक्सपेंडिचर आएंगे। पहला आएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व खर्च, और दूसरे में आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर।
मैंने अभी आपसे पूछा था, आप लोगों ने मुझे बताया कि रिवेन्यू में और कैपिटल में आप क्या डिफरेंस देखते हो। एक का संबंध किससे है, शॉर्ट रन से है, और एक का संबंध लॉन्ग रन से है। तो जो ऐसे खर्च है सरकार के, तो शॉर्ट रन को करने ही करने हैं, वो सारे खर्च इसमें जाएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगे। और जो खर्च लंबी अवधि के लिए होते हैं वो जाएंगे किसमें, सरकार को मेरी सैलरी देनी है, किसमें जाएगा, कैपिटल में जाएगा, रिवेन्यू में जाएगा, सरकार का खर्च ही है। पेंशन मंथली जा रही है, सैलरी मंथली जा रही है, ठीक है, पूरे साल में हर महीने देंगे आप। इसका जो नेचर है पे करने का, वो बहुत ही शॉर्ट रन का है। विद इन मंथ यू हैव टू पे, यू विल, का मतलब महत्वपूर्ण है, गवर्नमेंट बाउंड टू प्रोवाइड a certain amount in form of salaries and pensions, ठीक है। पेंशन और सैलरी की फॉर्म में सरकार को हर महीने को देना है। और मैंने शॉर्ट रन के लिए क्या कहा है, बहुत छोटा पीरियड। हम अपनी सुविधा के लिए तो एक साल मान लेते हैं, लेकिन आप अगर ज्यादा डिटेल में जाओगे तो ऐसा कोई क्लास रेट है नहीं, एकदम एक ही साल को शॉर्ट रन मानते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि विद इन 1 ईयर का जो पीरियड है तो शॉर्ट रन मानते हैं, ठीक है। तो पेंशन या तरीके के खर्च, ये कैसे खर्च में आएंगे, रिवेन्यू खर्च में आएंगे, ठीक है। क्योंकि फर्नीचर कैसा है, बहुत ही शॉर्ट टर्म का है, एक बात है। दूसरी बात है, जितना भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, रिवेन्यू रिसिप्ट में मैंने एक बात बताई थी कि इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात सिर्फ होती है कि जब आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में यानी कि राजस्व खर्च में कोई भी एसेट क्रिएशन नहीं होता है। मुझे या किसी पेंशन होल्डर को पैसा दे दिया गया तो एसेट का क्रिएशन नहीं हो रहा है, संपत्ति का कोई क्रिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। सर्विस जरूर प्रोड्यूस हो रही है लेकिन एसिड क्रिएशन नहीं हो रहा। इसमें आ गई आपकी सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज। सब्सिडीज है आपको सिलेंडर पे, इस पे, आपके एजुकेशन पे बहुत जगह सब्सिडी मिलती है, ठीक है। सब्सिडी का मतलब ये है कि आपके खर्च का जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है उसका हिस्सा बोल दे रहा है, सरकार खुद दे रही है, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का मार्केट में प्राइस 100 रुपए है तो सरकार को लगता है कि ये कस्टमर के प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा है, या हमें लगता है एज बीइंग द प्लानर ऑफ द इकोनॉमी वी डोंट हैव सच पीपल हु विल अफोर्ड सच ए हाई प्राइस। तो उस केस में सरकार क्या करेगी, एक पता है कि कोई अगर ये खर्चा नहीं वहन करना है तो आप लोग से वंचित रह गए, ठीक है। तो जस्ट टू मेक दैम इंक्लूसिव और टू इंक्लूड दैम इन द मेन स्कीम, गवर्नमेंट pays a share of the price, ठीक है, ऑन देयर बिहाफ, किसके बिहाफ पे, कस्टमर्स के बिहाफ, ठीक है। सरकार ने अपने बिहाफ पे नहीं दिया है, उनका पैसा अपना दिया है, लेकिन उनके बिहाफ पे दिया कि भाई उसको 100 पे बैठ रहे थे, 50 सर्विस देता हमने 50 में खुद पे करते। तो सब्सिडी पे जो पैसा जा रहा है वो फिर विदिन 1 ईयर ही जा रहा है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट में, नहीं एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये सोर्स है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय में दो मदे हैं मुख्य रूप से। पहला, आपने अपना एक्सपेंडिचर तय कर लिया कि मैं इतना खर्च होगा, और उसके बाद आपने अपनी रिसीप्ट देखी, आपने एजुकेशन के लिए तय कर दिया, हेल्थ के लिए तय कर दिया, गरीबों के लिए तय कर दिया, बहुत सारी सेगमेंट्स हैं जिनमें गवर्नमेंट को सोचना होता है। और सबका बजट एलोकेट करने के बाद आपको पता चला आपका जो खर्च बैठा है वो 2 लाख रुपए का बैठा है, सरकार को लगता है 2 लाख उसका एस्टिमेट फॉर सच एंड सच है, किसी भी पार्टी में एक दो बात कर, और आपकी जो रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट स्लिप और कैपिटल रिसिप्ट स्लिप, कैपिटल रिसिप्ट का एक पार्ट है। बहुत सारे व्यक्ति अगर कम हो रही है, रिवेन्यू रिसिप्ट पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर सरकार को अच्छा रास्ता है, अगर आपने
आप खुद के मान लीजिए आप सरकार हो, आपने खर्च का हिसाब लगाया कि खर्च ना करना है साल, क्योंकि जब खर्च करते हैं सरकार तो खर्च करने में लोक कल्याण और वोट को ध्यान में रखना होता है। खर्च नहीं करेगी तो वोट भी तो जाएंगे सरकार को। ठीक है, तो सरकार ने तय किया कि 2 लाख रुपए साल के हमने नया एस्टिमेट में रखी, बजट का एस्टिमेट होता है। सरकार की जो रिवेन्यू रिसीप्ट है कर से भी डिस्ट्रीब्यूशन से मिला के वो 1.5 लाख रुपए हो गए। अब सरकार क्या करेगी, सरकार के पास आता है राजकोट को सरकार का proportion है, दूसरे देश से लेगी हमसे लेगी। सरकार की जो बोरोइंग्स है वो 2 तरह की बोरोइंग्स होती है, एक होती है आंतरिक ऋण और दूसरी होता है बाह्य ऋण। आंतरिक ऋण देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर जब लिया गया तो आंतरिक ऋण कहलाता है, और देश की सीमा के बाहर से लिया गया वो किसी देश से लिया गया हो, वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से लिया गया हो, कुछ देश प्रोवाइड करते हैं, कुछ इंटरनेशनल एजेंसी भी है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम सुना है, कहाँ है इसके बारे में? तो भोजपाल को सुना जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस का। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस है मणिपुर। ठीक है, IBRD है, इसको वर्ल्ड बैंक बोलते हो, IMF है, तो बहुत सारी OECD है। तो ये बहुत सारी एजेंसी है जो मेंबर कंट्री को लोन एंड एडवांस प्रोवाइड करती है। तो ये सारा का सारा जो इस तरीके का एक्सपेंडिचर है जो एक कंट्री कहीं से देता है, ये सारे एक्सपेंडिचर क्या है, इसका नेचर है कैपिटल। अगर रिसिप्ट दी है तो वो कहाँ जाएगी, मैं जैसे बता दूं बार भी, एक तो आपकी रिसिप्ट हो गई थी रिवेन्यू रिसिप्ट, दूसरी आपकी क्या थी कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में जो पैसा आपने सारा कहाँ से लिया है, बाहर के अंदर कैसे के लिया, तो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। ऐसे जब आप किससे ले रहे हैं देना भी पड़ सकता है। तो सरकार अगर किसी, मान लिया हम इंडिया की बात करें, इंडिया अगर किसी दूसरे कंट्री को या किसी बाह्य एजेंसी को जिसके टेरिटरी यहाँ से बाहर है, जो कि इंडिया के टेरिटरी के बाहर लगती है, उसको लोन प्रोवाइड करती है, तो वो किस में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्योंकि ये जो लोन दिया जाता है ये लंबी अवधि के लिए दिया जाता है, इसको कैपिटल कैटेगरी में रखा जाता है। समझ रहे हो, रिवेन्यू में नहीं जा सकता क्योंकि लोन जब सरकारें उठाती है, देश उठाते हैं, तो वो 2-5 महीने में मिले थे, हम तो आपस में करते हैं भाई 6 महीने में मिलेगी। ठीक है, लेकिन सरकार जो पैसा उठाते हैं वो कहीं 1000 करोड़ में उठाते हैं। ठीक है, तो सरकार की भी एक समस्या बन जाती है कि वो उसको अगले महीने 5 महीने तक आप नहीं रख सकती। वो लगता है सरकार की योजनाओं में, सरकार की जो योजनाएं होती है, ऐसी स्कीम होती है, वो लंबे अवधि के लिए, वो भी हम उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो पूंजीगत व्यय में सबसे बड़ी जो मद है वो होगी कर्ज। कर्ज मैंने बताया जो सरकार दे रही है, कर्ज वो भी है जो सरकार अंदर ही दे रही है, और वो भी है जो सरकार बाहर दे रही है। जैसे कई बार सरकार क्या करती है, अपनी संस्थाओं को कर्ज दे देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हिस्सा है वो जाता बाहर, जो फायदा देना है सरकार का वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंडिचर है इसमें सरकार लंबी अवधि के लिए कर्ज दे रही है, वो इंटरनल आंतरिक हो या बाह्य, दोनों ही इस कैटेगरी में। दूसरा एक्सपेंडिचर है जो कि बहुत बड़ा सवाल है पब्लिक एसेट क्रिएशन। एसेट क्रिएशन का क्या मतलब है, एसेट का मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, संपत्ति चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है। ठीक है, आपके घर में कुर्सी मेज पान जो भी है वो सब संपत्ति में आता है। ठीक है, तो जब सरकार किसी एसेट क्रिएशन में कोई जो उपयोग के साथ में एक्सपेंड करती है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कैटेगरी में रखा जाता है, और उसको एसेट क्रिएशन सेगमेंट हो जाता है। यानी कि ऐसा खर्चा जिससे सरकार एसेट क्रिएट करना चाहती है। सरकार ने सड़क बनवाई, एक एसेट का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, आपके पास आगे चलने के लिए। सरकार ने रेलवे पर खर्च किया, एसेट का क्रिएशन हुआ कि नहीं हुआ। सरकार ने एयरवेज पे खर्च किया,
नए नए राइट्स लगाई जाती है, ये सारे किसमें जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या एसिड में जाता है। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट है, अगर कोई सड़क आज सरकार ने अनाउंस कर दी करने के लिए, ये 100 किलोमीटर का टुकड़ा बनना है, 4 लेन बस होगा, तो आपको क्या लगता है 2 3 4 महीने बन जाएगा? ये 4 5 साल के लिए है काम हो गया, फिर उसमें ये करना वो करना, उसकी अब बाउंड्री होगी या इसका ये बनेगा मिल गएगा, तो 4 5 साल तो भी नहीं, आप उन्हें सीधे सड़क बनेगी सामने तक जो गई है, और 3 साल 4 साल हो गए, अभी भी मुझे लगता है इसमें 1 सवा साल लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो एसेट क्रिएशन प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट के, ये 1 वर्ष की अवधि से वो बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इनको लॉन्ग रन नेचर का माना गया है, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड में जाए। ठीक है, तो अब बजट को है जो थ्योरेटिकल अनस्ट्रक्चर की बात है, तो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर को एक बार ब्रीफ कर देते हैं। बजट, ठीक है, बजट क्या है, सरकार की आय या प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा या अनुमान। ठीक है, उसमें एक पक्ष हो गया आय प्राप्तियां कुल, और दूसरा पक्ष हो गया व्यय। ठीक है, प्राप्तियां आपकी 2 प्रकार की होती है, और व्यय भी 2 प्रकार का होता है, रिवेन्यू और कैपिटल, राजस्व और पूंजीगत होता है। ठीक है, आप मुझे बताओ कोई बच्चा, ये लड़की बताइए, बोल बेटा। हाँ, बिना घबराए बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बजट हो गया, बजट में 2 साइड्स हो गई, 2 पक्ष हो गई, एक में रिसिप्ट आ गई, देखो बजट के 2 ही भाग होते हैं, एक में जो सरकार को प्राप्त हो जाती है, सरकार से जा प्राप्तियां और व्यय। प्राप्ति में 2 प्रकार की प्राप्तियां होती है। ठीक है, एक शॉर्ट रन में प्राप्ति होती है, एक लॉन्ग रन के लिए प्राप्ति होती है। शॉर्ट रन में जो प्राप्ति होती है ये है जो 1 साल की अवधि में सरकार को एक्टिव हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। लॉन्ग रन में मिल जाएगी जिनको कैपिटल कहते हैं, जिनका नेचर 1 साल से ज्यादा है। प्राप्ति हो या व्यय हो, दोनों दोनों भाग में विभाजित होंगे, एक रिवेन्यू भाग होगा और दूसरा कौन सा होगा, कैपिटल या पूंजीगत। ठीक है, आगे जो आपका रिवेन्यू साइड है प्राप्तियों का, वो 2 भागों में विभक्त हो जाएगा, एक में कर वाले आ जाएंगे, एक में बिना कर वाले, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में मैंने आपको बता दिया, इसके 2 पक्ष है, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट हो जाए, जो कर से अलग के ऐसे प्रावधान है जिसमें सरकार को विदिन ईयर प्राप्तियां हो जाती है, वो सारा किस जाएगा, गैर कर रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट, ये हो गई कौन सी रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। इसके अलावा जो लंबी अवधि की सरकार कर्जा ले रही है, वो सारा किसमें चला जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में चला जाएगा, और उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है वो दोनों साइड से आगे। क्लियर है कि नहीं है? देखो बजट से तो जो सवाल किसी कॉम्पिटिशन आ जाता है। ठीक है, ये इसका थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है, और एक हम इसको पढ़ेंगे कि इंडिया का जो बजट है उसमें रुपया कहाँ से तो आता है और कहाँ पे रुपया जाता है। आने जाने का मतलब क्या है, रुपए का मतलब 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया का मतलब जो कुल प्राप्त है उनका अगर हिस्सा कर दिया जाए 1 रुपए के बराबर 100 में से 25 में मान लो उसको यहाँ पे ऐसा कह दिया, इतना कहाँ से तो निकल रहा है और कहाँ पे हम दे रहे हैं। ठीक है, मैं 60 ले गया था, 60 नाम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
दिखाई दे रहा है आपको? पढ़ा जा रहा है? जो सरकार एक पैसा लेके आती है तो 45, वो पैसा कहाँ कहाँ जाता है इस पे एक बार हम नजर मारते हैं। सबसे बड़ा जो शेयर है वो है 20%। तो 1 रुपए का 20% शेयर यानी कि 22 है, तो कहाँ जा रहे हैं? 20 पैसे जा रहे हैं ब्याज के भुगतान में। जो सरकार ने कर्ज लिया हुआ है, आंतरिक भी और बाह्य भी, दोनों प्रकार का, उस पे सरकार को जो भुगतान करना पड़ रहा है ब्याज का, वो किस में जाएगा? ब्याज भुगतान में जाएगा। और जो सरकार का एक्सपेंडिचर है, वो सबसे बड़ा जो है वो ब्याज भुगतान का ही है। ठीक है, ये मान के चलिए कि सरकार का जो 1 रुपया है, सरकार उसमें से सिर्फ और सिर्फ 80 पैसे की प्रोडक्ट के लिए खर्च कर सकती है, क्योंकि 20 पैसे कहाँ चली गई? 20 पैसे तो गई, वो तो बाहर ही चले गए। बचे 80 पैसे से, मतलब हम लोगों का भला होना है। 9% जो शेयर है वो केंद्र प्रायोजित योजना में जा रहा है। सरकार की जो डिफरेंट स्कीम्स चलती है, तो ये स्कीम्स दो तरह की होती है, एक प्रायोजित और एक जो है अप्रायोजित। जो कि यहाँ दो शब्द आपको देखने को मिले होंगे, एक है केंद्र योजनाएं और एक है केंद्र प्रायोजित योजना। ठीक है, तो प्रायोजित में ही योजना आती है जिनका प्रावधान बहुत पहले से तय होता है, लंबे अवधि के लिए चलती है। और जो केंद्र की वैश्विक योजनाएं हैं, उनका जो एक्सपेंडिचर है, मरने का चल रहा है, उसको हर साल जो खर्च आना है, वो इसमें आएगा 17% में। किसी नई योजना का क्रियान्वयन हुआ है, वो इसमें चला जाएगा 9%। 7% यानी कि 7 पैसे जा रहे हैं सब्सिडी में, 8% जा रहे हैं डिफेंस में। ये सारी मदे लिख लो। इन मदों में से तो सबसे महत्वपूर्ण है ब्याज का भुगतान, डिफेंस और करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा। केंद्र सरकार जो रुपया कलेक्ट करती है, रिसीव्स जो शुल्क है, उसका एक हिस्सा राज्यों को भी देना पड़ता है। ठीक है, टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन एक सर्टेन परसेंटेज राज्य सरकार को भी दे जाता है। ऐसे शुल्क में भी कई सारे शुल्क ऐसे होते हैं केंद्र के पास जाते हैं, कई सारे शुल्क ऐसे राज्य सरकार के पास जाते हैं, और कुछ शुल्क ऐसे होते हैं जो केंद्र कलेक्ट करता है, लेकिन उसका एक निश्चित प्रतिशत या निश्चित अनुपात राज्य सरकार को दिया जाता है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। और ये 2020 का तो बजट है, उस बजट के आंकड़े। ठीक है, अन्य इसका कोई मतलब नहीं है।
वित्त आयोग विधेयक है, इसके बारे में बोलूं। 3 चीजें मतलब जो है कॉमनली पूछी जाती है। ब्याज भुगतान, क्योंकि ब्याज भुगतान सबसे बड़ी मद भी है, और कई बार लिखा जाता है कि भारत के व्यय में सबसे बड़ी मद कौन सी है, तो उसका वन वर्ड आंसर है ब्याज का भुगतान। दूसरा मैंने आपको बताया डिफरेंस, और तीसरा जो है मैंने बताया आपको करोड़ और शुल्क में राज्य के सहयोग 18% है, 8% रखा। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि ये रुपया आ कहां से रहा है। तो मैंने ये बताया आपको कि 3 चीजों पे आपको ध्यान देना है। 3 चीजें कौन कौन सी है इसमें? उसमें ब्याज भुगतान, ब्याज का भुगतान, ये डिफेंस, तीसरा करोड़ शुल्क में राज्य का सब। मुझे ये बताओ कि ये तीनों ही मदे हैं, ये कौन कौन सी कैटेगरी में आएंगे? सरकार का खर्च है इसमें जो, तो सरकार का खर्च कौन सा रिवेन्यू में जाएगा, कौन सा सेक्टर में जाएगा? डिफेंस किस में जाएगा? कैपिटल हो गया। ये जो रक्षा सोच होते हैं देश भर, जैसे कभी ये फाइटर प्लेन रहते हैं, ये लंबी अवधि में मिल जाता है, इनके लिए में कई पैसा लगता है, तो ये सब जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा करों का जो हिस्सा है जो सरकार दे रहा है, जो शुल्क का जो सौ किसमें जाएगा? रिवेन्यू में हो जाएगा, क्योंकि वो हर साल कलेक्ट हो रहा है और हर साल सरकार को दिलवाते हैं। तीसरा क्या था इसमें? ब्याज भुगतान में किसमें जाएगा? बताओ बच्चों, तुम बताओ किसमें जाएगा बेटा? रेवेन्यू में जाएगा। क्यों? तो बताओ, रेवेन्यू में जाएगा कि कैपिटल में जाएगा? ब्याज का भुगतान रेवेन्यू में। अभी बताओ रेवेन्यू में क्यों जाएगा? ब्याज, आपने पैसा दिया सरकार ने 20 साल का कह के, लेकिन ब्याज जो है सरकार को पर वर्ष पे करना है, उससे ब्याज दायरे का फॉर्म नहीं तो सरकार कभी देती। इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग जब आपस में लेन देन करते हैं तो ब्याज कभी देते हैं कभी नहीं, वो अलग मामला है। लेकिन सरकारें तो कर्ज उठाती है, तो प्रति वर्ष उसको ब्याज का भुगतान करना होता है, उसका क्या होता है। क्योंकि ये विद इन शॉर्ट रन आपके लिए टेबल है, तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? डिजाइन एक्सपेरिमेंट कैटेगरी में। ठीक है। अब देखते हैं कि रुपया आता कहां से है।
ये दो टर्म्स है जिनका हित जो प्राप्त होती है, तो मैंने लिखा नहीं, इनका सच कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं। इसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि जो रिसिप्ट होती है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है, वाइटल रोल है, वो प्ले कर रहा है आपका बोरोइंग्स। इसी वजह से आपको जो ब्याज देना पड़ता है, जल्दी देना पड़ता है। तो इसमें जो मुख्य अंश है, ये सबसे बड़ा है, और ये आपको ध्यान में रखना है कि 2030 के बजट में उपार्ट का जो कलेक्शन सबसे ज्यादा कहाँ से है, सबसे ज्यादा में उधार लिए, तो सबसे बड़ी मद है। सबसे ज्यादा पैसे तो सरकार के पास है, 1 रुपया अगर सरकार के पास पहुंच रहा है तो उस 1 रुपए में से 34 पैसे तो सरकार को उधार में आएंगे। अगर सरकार के पास 1 लाख रुपए है तो 34,000 रुपए सरकार ने इसमें से उधार ले रखे हैं। ठीक है, दोनों बराबर हो गए हैं, ऊपर हो जाते हैं आयकर और निगम कर, दोनों 15-15% हो जाते हैं। इसी वजह जो आपकी एक्साइज होती है वो 7%, और जो आपकी सीमेंट होती है वो 4%। तो आपका जीएसटी है कि इसमें इम्पोर्टेंट हो गया, ये दोनों 15-15 आपको याद किया जाएंगे। और ये सबसे बड़ा है बर्थ सर्टिफिकेट, को आपको याद करने को जरूरत है। ठीक है, तो आपके लिए डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है एग्जाम के लिए, ये वाली मत 34% जो आता है, यानी कि 34 पैसे जाते हैं रुपए में, उधारे से आते हैं। आयकर, निगम कर, एक्साइज और सीमा शुल्क को भी कम करते हैं। लेकिन जीएसटी का जो कलेक्शन है, जीएसटी क्योंकि सरकार के लिए लगातार महत्वपूर्ण है, कि 4-5 जीएसटी से कितना पैसा आ रहा है सरकार के पास, तो 1 रुपए में से 17 पैसे का जो कलेक्शन है वो जीएसटी से होगा। तो उधार को अगर छोड़ दिया जाए, उधार से लग जो सरकार, क्योंकि उधारी किसमें जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट में जाएगी, जो कि सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है। लेकिन ये जो टैक्स है, ये सारे के सारे आयकर, एक्साइज, निगम कर, जीएसटी, यहाँ से जहां तक का जो एरिया है, ये कैसा एरिया है, रिवेन्यू रिसिप्ट का एरिया है। और ये ऐसी रिसिप्ट है सरकार की जिनके बदले में सरकार पे कोई व्यय का नहीं हो सकते। समझ रहे हो मेरी बात? 34% उधारे वाले में सरकार को लाइबिलिटी क्रिएट करेगी, और उसमें कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। तो जो आपसे पूछा जाता है उसी के हिसाब से आपका आंसर होगा। अगर वो पूछता है 1 रुपए का सबसे मेजर हिस्सा कहाँ से आ रहा है, तो आपका जवाब होगा उधारियां। अगर वो आपसे पूछता है कि रिवेन्यू रिसिप्ट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है, तो आपका जवाब होगा जीएसटी 17%। डिड यू गेट माय पॉइंट और नोट? क्या बताया मैंने? अगर वो पूछता है कि कुल रिसिप्ट में जो रुपया आता है सबसे बड़ी मद कौन सी है, तो उसका जवाब क्या है, उधारियां। ठीक है, कर्ज। लेकिन अगर वो पूछता है कि राजस्व प्राप्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, तो उसका उत्तर क्या है, जीएसटी। क्योंकि जो आपकी उधारियां है वो कैसी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, उनमें आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होती है। और ये जो साइड है सीमा शुल्क से लेके आयकर तक, ये सारी आपका वो जो है जो आप पे नॉन लायबिलिटी क्रिएशन का टैग इम्पोज करता है, तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, सरकार की इसमें कमाई रही है। ठीक है, तो ये हो गया बजट भारत का, उसका थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। और ये मैंने आपको बता दिया कि जो रिसेंट बजट था 2020 का, उसमें पैसा कहाँ से तो आया और कहाँ चला गया। अब मैं इसके अलावा आपको 4-6 चीजें ऐसे बता रहा हूँ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब रेगुलर बेसिस पर ध्यान से पूछे जाते हैं। एक ऐसे सवाल है जैसे बजट कब से बनना है, हम क्या बताते हैं, 1860 से। ठीक है, 1924 में पहले एक ही बजट आता था, कॉमन बजट। 1924 में पहली बार नया रेल बजट और सामान्य बजट को अलग अलग किया। अब क्या है, एक बजट सामान्य बजट आता है और एक बजट रेल बजट के नाम से अलग आता है। उसको लेकिन अभी भी जो है रेलवे पे ही प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक सवाल आ जाता है कि सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है, तो इसका जवाब है
श्री मोरारजी देसाई, उन्होंने 10 बार बजट पेश किया है लोकसभा में। ठीक, आजाद भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया था? इसका जवाब है आर के सेठी। सारी इससे लिख लो, ये बहुत छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव सवाल है जो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आर के सेठी, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया था? इसका जवाब है आर के सेठी। रिपब्लिक भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया था? इसका जवाब है जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत और रिपब्लिक भारत, क्या करें समझ रहे हो ना? रिपब्लिक भारत का मतलब क्या है? रिपब्लिक कब बना भारत? अच्छा, ठीक है, उसके लिए 26 जनवरी मनाते हैं। तो आजाद देश के हम 15 अगस्त मनाते हैं। तो हम इंडिपेंडेंट हुए कब? 1947 में, और रिपब्लिक बनी 1957। तो आजाद होने के बाद जो पहला बजट था वो आर के सेठी ने प्रेजेंट किया, और रिपब्लिक बनने के बाद जो पहला बजट था वो जॉन मथाई ने प्रेजेंट किया। इसीलिए बताया कि घोषणा से कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जॉन मथाई की जगह आर के सेठी और आर के सेठी की जगह जॉन मथाई ने। जॉन मथाई मैं था ही, लिख देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल आ जाता है, आज तक सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया? तो इसके 2 जवाब है, एक शब्दों में और दूसरा टाइम ड्यूरेशन में। शब्दों में जो सबसे लंबा बजट भाषण दिया है वो डॉक्टर मनमोहन राव ने दिया है, मनमोहन सिंह। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा में टाइम पे 91 में जब सरकार ट्रैफिक बच गई थी, तो उसके बाद एलपीजी अनाउंस किया गया था। ठीक है, जब पदाधिकारी दिया गया था, तो उस वर्ष का जो शासन है तब का 1991 का, वो शब्दों के हिसाब से सबसे लंबा भाषण अभी था। और दूसरे के हिसाब से वो सबसे लंबा बजट भाषण है वो दिया है निर्मला सीतारमण ने 2021। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग एक हैबिट डेवलप की। आपको टाइम हो गया था, आपको छोटा सा हिस्सा पानी बताया, जो आपकी नॉलेज है, आपका जो स्टॉक ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपका जो कम्युनिकेशन है, वो कहाँ कहाँ से आता है? मुझे क्या जानकारी है, कहाँ कहाँ से है? आपको क्या जानकारी है, कहाँ कहाँ से है? और हर कोई आदमी अनपढ़ हो, उसको आप जानकारी कहाँ से है? जो आदमी अनपढ़ है और आप, जब आप खड़े होकर बात करते हो तो आपकी बातचीत में कुछ डिफरेंस जरूर होता है, लेकिन बहुत सी बात कॉमन भी तो होती है। दुकानदार है, कोई अनपढ़ है, वो आपसे बात कर रहे हैं, आप भी बोलेंगे कि तुमको अनपढ़ है, पागल है, कुछ ना कुछ तो उसको पता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप अपने विषय पे काम नहीं कर सकते, इस विषय पे काम करना कठिन जरूर है। आपका कम्युनिकेशन, आपकी रीडिंग हैबिट से आता है, आप क्या पढ़ते हो, तो वो चीजें आप इंग्लिश की का उठा के बैठ जाते हो या वैसे एक्सपर्ट हो, तो आपकी जो रीडिंग है वो तरीके की, वो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन को, इंग्लिश स्पीकिंग को, इंग्लिश टाइपिंग को इम्प्रूव करेगा, नो डाउट करेगी, नहीं करेगी। लेकिन उसका एक मेजर स्टेप कहीं और से भी आता है, द कम्युनिटी इन व्हिच यू आर योर सराउंडिंग affects you in so many senses. If you are living
among a bunch of the people who are literally speaking English. So you will be very comfortable with English without needing anything. इंग्लैंड में अगर किसी आदमी को आप इलिटरेट छोड़ दो, उसे स्कूल में नहीं भेजोगे, तो क्या वो कुछ नहीं बोलेगा? ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग हैबिट भी आपका करना है, लेकिन योर सराउंडिंग, योर एनवायरमेंट विच आप उसका इम्पोर्टेंस थोड़ी समझ। मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ये बच्ची गई यहाँ से घूम गई, किसी से इसने कुछ बात उसने बताया कि वहां पे इनको सामने बच्चे साटा मार दो, इसने सुना, इसके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, कैसी बात सुनती है कैसी नहीं सुनती, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। तो आप आपस में क्या डिस्कस करते हो, उसी से आपका इन्फॉर्मेशन बैक डिग्री होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने एक मिसफॉर्चून ये है, आपको डाउन रही है कंपेयर होता मेरा टैग में गाजा बात, अगर आप बस आपको, लेकिन फिर भी स्कूलिंग मिल रही है, कॉलेज तक आ गए हो, यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, फिर भी कम से कम एक एनवायरमेंट मिला है, तो इस एनवायरमेंट को अपने फेवर में अपनी जीत के लिए डेवलप करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप लोग जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई होती है आपस में, मैं नहीं कहते सब आपस में, लेकिन आपका 3 का ग्रुप हो सकता है, 2 का ग्रुप, 5 का ग्रुप हो सकता है, और बेहतर होगा कि कभी कभी अगर आप मैसेज आएंगे सर किसी की आपको अपनी प्रैक्टिकल लग रही होगी, लेकिन अगर अभी आप ये जो घटना का वेबसाइट फायर योरसेल्फ वेरी लाइक दैट का पहला खुद की बात होने के साथ अभी आपको लग रहा है कि हम भी पढ़ रहे हैं, तब स्टूडेंट का डेडिकेशन, उनकी टाइमिंग्स लगेगा कि यार ये तो करते हो गए, वो इन्फॉर्मेशन के पीछे भाग रहे हैं, आपके पीछे इन्फॉर्मेशन भाग रही है, आप उससे बचना चाहते हैं, कोई आदमी आपको बताना चाह रहा है सर ये तो नाम की बात है, ये तो कम समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होगी। अगर आपको अच्छा करियर बिल्डअप करना है, अच्छा लाइफ आप अपने लिए चाहते हो, तो आपको इसमें ये देखना है कि मेरा कंफर्टेबल जोन क्या है, मेरे पेज क्या है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कौन सा खराब लग रहा है। अगर आपको कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो कोई सब्जेक्ट आपको खराब लग ही नहीं सकता। डोंट think towards the subject. Don't see towards the teacher. सब्जेक्ट के बारे में सोचो, टीचर के तरफ देखो, वो क्या कर रहा है आपके साथ, क्या आप ये कह रहे हो कि आप उनके साथ क्या कर रहे हो। आप मुझे कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो साल ढंग से पढ़ जाए 1 मिनट और मुझे अंदर मजबूर कर दे कि मैं जो है यहाँ फोन ढूंढता फिर मोबाइल ढूंढता फिर किसी मुझे पूछा जाए, it could happen very easily. ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत का टास्क है आप कर नहीं सकते, लेकिन डिपेंड करता है कि आप थिंक पावर क्या रखते। तो आप लोगों के साथ में मैं ये दिक्कत देख रहा हूँ, तो आपको मैंने पहले जो भी यहाँ एक चीज समझाई, आदमी की जो परमानेंट डेवलपमेंट है 3 चीजों पर डिपेंड करती है, उसकी पैरेंटल साइड, उसकी सोशल एनवायरमेंट और तीसरा इंस्टीट्यूट जिसमें आप रहते हैं, इसके अलावा आप कहीं नहीं सीख रहे हो। तो आपको अपना जो सोशल एनवायरमेंट है उसका इम्पोर्टेंस समझना होगा। आपके घर में तो सब अंग्रेज नहीं होंगे, सभी किसी नहीं कर रहे, तो वो प्लेटफॉर्म एनवायरमेंट आप सीखो कि मार्केट को ट्रेनिंग करो। घर में आपका छोटा भाई होगा, बहन होगा, आपके साथ शरारत करोगे, घर के काम करना आपको मम्मी करोगे, आपको तो वहां सब चीजें कर पाना मुश्किल है, लेकिन 4-6 घंटे का टाइम आपको अगर ध्यान रखता है, आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपको किताबी कीड़ा हो रहा है, एक किताबी कीड़े हो गया, एग्जाम निकाल भी होंगे, तो आप लाइफ के 20 सारे स्टेप्स होने भी चाहिए, तो आप फिर फन करना कितना जरूरी है, आप वो भी देख लो, देखिए फिर जो भी आपको अच्छा लगता है प्लीज, या आपकी समझ में होती है, लेकिन क्योंकि आप एक ऐसी स्फीयर में रह रहे हैं जिसमें गला काट प्रतियोगिता है, नौकरी अच्छी नौकरी पाना तो आकांक्षा हो जाए, इसमें भी ऐसे हिंदुस्तान में कि आप अगर यहाँ से जाके किसी मेट्रो स्टेशन पर खड़े हो जाओगे दिल्ली में, तो आपको वैसे ही बस आ जाएगा कि यार फिर हो गए। मैं वैसे भी मेट्रो पे गया जब मैं गाड़ी था,
मैं सुबह सुबह चला गया, मुझे लगा आपको बहुत जल्दी है, आपको भीड़ भी होगी। तो मैंने सोचा कि देख देख के भीड़ को यार मैं तो बस बस से पकड़ा चला जाऊंगा, और फिर तो काम मिलेगा नहीं। मैं वो 8 बजे था हो गया था। तो लगा यार कि एक सरकार अगर पूरे साल में न्यू नौकरी मिली तो बहुत बड़ा काम होगा अपने यहाँ का। इतना कॉम्पिटिशन है, आपको और बहुत बेहतर करना पड़ेगा अपना। तो आपको अपने कम्युनिकेशन को और अपने देशों को इन्फॉर्मेशन को काम करना है, तो आपको यहाँ भी एक डेवलप कराना पड़ेगा। आपको जो अच्छा लगता है लड़की के साथ बनाने में कह रहा हूँ कि आपको मतलब उसमें लिंगुअल बेसिस पे बनाना है कि दोनों लड़के लड़का है, जो आपके साथ में कंफर्टेबल जाके डिस्कस कर सके। आपको उसके साथ डिसाइड बना लड़की लड़की बन जाओ उसमें, ठीक है। एक ओपन डिबेट कभी भी करो, डिबेट करना चाहिए, कॉम्पिटिशन बात होना वाला बात आपको नहीं आता पूछ लो, और बात आपको आते बता लोगों को बता दो। लेकिन आप एक दूसरे के संपर्क में आने की नहीं सोचेंगे, तो वो चीज आप कहीं ना कहीं जो है स्किप कर रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आप ये परीक्षा का प्रश्न हो, आप उन लोगों को बराबर खरीद कर सकते हैं, ये आपसे आगे से आपको अगर अपना करियर देखना है, कंपटीशन तुम लोगों को जोड़ा पड़ना बस, ऑफिस को सबसे करोगे तुम्हें उनके जैसा ऊपर बढ़ना पड़ेगा। तो आप अपनी सिक्योरिटी को जिस तरीके से इम्प्रूव करते हो फिर लेके जाते हो, ये आपको देखना है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कहने देख रहा हूँ यूनिवर्सिटी नया लोग कर सकते हैं, वहाँ का एनवायरमेंट था यहाँ तक की पढ़ाई का एनवायरमेंट कम है, तो इसको आप लोग भी बताओ। तो आप अपनी क्लास में डिस्कस करना शुरू कीजिए। आप लोग आप उसमें डिस्कस नहीं करते हैं, तो मैं इस बच्चे को इसकी हटाई करता हूँ। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आपने 5 लोगों के 10 लोगों के बीच में खड़ा होकर लोगों की काबिलियत दिखाना चाहिए है कि एजुकेशन तो आपके अंदर इम्प्लीमेंट करते, और मैं देख रहा हूँ कि बच्चा ना एजुकेशन यहाँ यार तुम सब लोग एक जैसे ही हो। मैंने ये बेटा पर्टिकुलर तुम्हें नहीं कहा, मैंने तुम लोगों को कहा। मैंने कहा तुम में से एक बोलो पहले, कोई नहीं बोला। तो वो क्या था, दूसरी बात तुम्हारी खुद हो सकती है, लेकिन पहले मैंने कहा ये वाली साइड है, मेरे साथ इस वाली साइड से कोई बोला नहीं। मैंने फिर कहा ये तो दोनों ऐसी रिपोर्ट हुआ है, वो किसी रिपोर्ट हुआ है इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एजुकेशन थी। जब मैंने कहा साइड पे तो कोई भी खड़ा होकर बोल देता, जब तक मैंने पर्टिकुलर तुम्हारी तरफ पूरी नहीं की तब तक तुम बिल्कुल खड़ी नहीं हुई। तो दोनों ही केस मैं इसलिए कह रहा हूँ इसमें मैं छोटा बड़ा नहीं बनना हूँ ना, मैं आपको बना रहा हूँ। आप बिल्कुल ही क्या करोगे, आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अगर आपने यहाँ छोटा बड़ा मान लिया तो आप इंडिया की नौकरी करोगे, तब आपकी ईगो हो सकती है, फिर आपका एक ऐसा हटने वाला कोई बढ़ सकता है। लेकिन जब तक आप लर्निंग, आप प्योरली लर्निंग फील्ड में आप कुछ भी करो, तो आप यहाँ ना किसी से छोटे हो ना किसी से बड़े हो, वो लाभ दिखता है। तो आपकी दिमाग में कोई बात अगर आप पूछ सकते हो, कोई आपने पूछते आप उसका जवाब दे सकते हो, गलत मुझे तो कभी बहुत डर लगता है। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा को गलत बता देता है, आप उसकी तरफ उससे मजाक लेते हो गलत बताएगा, उसको लगता है कि आपने गलत बताते तो नहीं लोग, जब तुम खड़ा के बता नहीं सकते तो लोग बोलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दो आपको, ये आपको होता है अगर आपने यहाँ मतलब आपस में डिस्कस करना, बात करना शुरू कर दिया ढंग की बात, ये नहीं है कि कल पता चला जवान मूवी का चल रहा है रिव्यू यहाँ पे। कितनी 12 तारीख